तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग तुर्की साम्राज्य के बारे में और इसके साथ भारत के क्या क्या संबंध अच्छे और कैसे बिगड़े और इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए तुर्की का जो पुराना नाम है ये अनातोलिया है और अनातोलिया इसका पुराना नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले ऑटोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा मात्रा में अधिपत्य था। तुर्की भारत के साथ पूरे पुराने ज़माने से ही एक सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ देश है, क्योंकि भारत और तुर्की की भाषाओं में 9000 से भी अधिक शब्द जो है काफ़ी मेल खाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब तुर्की पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अन्याय हो रहा था तो भारत ने तुर्की का समर्थन किया था। भारत के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर इसके लिए कई बार आरोप भी लगाए और कड़ी निंदा भी की थी। उदाहरण के लिए इसके लिए महात्मा गांधी ने सीधा अपने आप को एक तरह से तुर्की का समर्थक बताया था और उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य को 2 से 4 लेटर्स भी लिखे थे जिसमें इसका विरोध किया गया था। देखिए 1481 और 82 के मध्य तुर्की और भारत में बहुत तरह का व्यापार में वृद्धि देखा गया है। तुर्की और भारत के बीच जो है भाषा, संस्कृति, कला, वास्तुकला और कई सारे क्षेत्रों में समानता देखी जाती है। 1920 में तुर्की जब स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले से ही 1912 से ही भारत जो था बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की का समर्थक बना रहा। यहाँ के क्रांतिकारी लगातार तुर्की का समर्थन इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ भी ब्रिटिश साम्राज्य जो था अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रही थी और इसी तरह से तुर्की और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका बीच का आपस का जो गठजोड़ था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में समान था। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा कई बार तुर्की जाने का प्रयास किया गया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें वहां जाने से रोका क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य को यह डर था कि अगर महात्मा गांधी तुर्की का दौरा करते हैं तो इससे क्या होगा, भारत के क्रांतिकारियों को अधिक बल मिलेगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो तुर्की ही एक ऐसा देश था जिसने भारत को सबसे पहले देश की मान्यता दी थी। न्यूक्लियर सप्लाईज के मामले में भारत को तुर्की कई बार विरोध कर चुका है क्योंकि तुर्की जो है वो भारत के समर्थन में तभी जा सकता है जब तुर्की कश्मीर के मुद्दे को यूएन में राग अलापने से मना करे। यहाँ पर इसके पक्ष में भी हम लोग जाएंगे, उससे पहले और थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए तुर्की का जब दूसरा विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने ऑटोमन साम्राज्य को और उसके सुल्तान को हटाकर वहाँ सबसे पहले लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कर दी और इसके स्थापना होने के बाद वहाँ के प्रथम बोल सकते हैं लोकतांत्रिक शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा को नियुक्त किया गया, जिससे नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए क्योंकि यह पहला ऐसा इस्लामिक देश था जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया था या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई थी। इससे प्रभावित होकर नेहरू जी से लेकर के आज तक के हमारे जितने भी प्रधानमंत्री थे वो लगातार तुर्की के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वहाँ की नीतियों को बदलने के लिए कई ऐसे काम किए और लोगों को वहाँ के लिए जागरूक किया कि उन्हें हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए और किसी एक धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हमें सब धर्म को समान और अच्छे रूप से देखना चाहिए। देखिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत कुछ बदलाव हुआ तुर्की में क्योंकि इस समय तुर्की जो था वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधार रहा था। इसी कारण तुर्की पश्चिमी देशों यानी कि नाटो में शामिल हो गया, जिसमें पाकिस्तान ने भी उसका समर्थन किया और साथ ही पाकिस्तान भी नाटो के सैन्य संगठन में शामिल हो गया, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और इसी के तहत भारत भी जो था वो सोवियत संघ के खेमे में जाने का प्रयास करने लगा और बहुत हद तक भारत सोवियत संघ के करीब पहुंच गया। 1975 में जब तुर्की ने साइप्रस पर अपना हमला किया तो उसके कई क्षेत्रों को तुर्की ने हड़प लिया, जिसका भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कड़ा विरोध किया था और तुर्की को साफ संदेश दिया था कि आप वही देश हैं जहां पर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया था और आज जो आपने किया है साइप्रस के साथ वो बिल्कुल गलत है। इससे पूरे जितने भी गुटनिरपेक्ष संगठन के देश थे उन्होंने तुर्की को धुतकारा था, उसकी निंदा की थी और कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था तुर्की को। देखिए 1984 में राजीव गांधी ने भी कई बार तुर्की के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास किया क्योंकि उस समय कश्मीर का मुद्दा जो था वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। लगातार पाकिस्तान यूएन में कश्मीर की मांग को बढ़ा रहा था, उसकी मांग को बहुत ज़्यादा मात्रा में अन्य देशों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि 1965 और 1971 के युद्ध में कश्मीर के लिए जो युद्ध हुआ था या भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था इसमें तुर्की ने उसका साथ दिया था, अपने सिपाहियों के साथ पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, जिसमें भारत ने लगातार उसका कड़ा विरोध किया था और उसी का ये एक बोल सकते हैं प्रतिफल था जहां पर 1984 में
OIC यानी कि यह इस्लामिक देशों का संगठन जो था वो कश्मीर में आना चाह रहा था जांच पड़ताल के लिए, जिसमें भारत चाहता था कि तुर्की उनके समर्थन में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कई बार PV नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वहां जा चुके हैं और तुर्की के जो राष्ट्रपति है उनसे इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन कोई खास जवाब नहीं मिलने के कारण तुर्की और भारत के रिश्ते जो थे अभी तक अच्छे नहीं हो पा रहे थे। 2002 में जब तुर्की में शासन बदला और वहां पर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जो अर्दुआन की पार्टी थी, जिसे हम वर्तमान में बोल सकते हैं कि अभी तक ये शासन कर रहा है, और रेजब तैयब अर्दुआन की पार्टी जब वहां चलने लगी तो इस पर भारत सरकार ने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए तुर्की के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, किंतु यह हुआ बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर तुर्की ने खुद को खलीफा मान लिया। यह मुस्लिम देशों का खलीफा खुद को मानता है। इसी कारण तुर्की और सऊदी अरब के कई क्षेत्रों में सही तालमेल नहीं बैठ पाता है और दोनों का विरोध देखने को मिलता है। जहां तुर्की खुद को ताकतवर बताता है, वहीं सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम राष्ट्रों का नेता मानता है, और यही जो एक तरह का विडंबना है वो तुर्की पाल चुका है। देखिए, रेजब तैयब अर्दुआन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो लगातार अपने आप को या अपने देश को मुस्लिम राष्ट्रों का नेता और खलीफा बनाने का प्रयास कर रहा है, और लगातार वो ऐसे संवेदनशील मुद्दों को UN में उठाता है जिससे कई देशों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए फिलिस्तीन के मामले और साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे को वो उठा करके कई देशों के बीच टकराव उत्पन्न करता है, जिससे वह लगातार अपने आप को एक तरह का बड़ा नेता, बड़ा इस्लामिक नेता बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए कई बार सऊदी अरब ने उसे सचेत भी किया है कि ऐसी कोई बातें आप नहीं उठाएं, ना ही किसी ऐसे देश के मुद्दे पर आप हस्तक्षेप करें जो उनका अपना पर्सनल मैटर है। देखिए, भारत ने तुर्की की कई बार कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो भारत का आंतरिक मुद्दा है, इसलिए आप इसमें हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा है। और इसी कारण तुर्की अब इस मुद्दे को छोड़ करके धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ दरकिनार कर रहा है। वर्तमान में तुर्की जो है 2016-17 में यहाँ के राष्ट्रपति यहाँ 2 बार आ चुके हैं। इसका कारण ये है कि तुर्की के पास अपना तेल और गैस नहीं है, और इसलिए तुर्की में जो थोरियम पाया जाता है और भारत में केरल में जो थोरियम पाया जाता है, जो विद्युत उत्पादन करने में बहुत हेल्पफुल है, इसके लिए तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आते हैं, और यहाँ पर 2-3 बार प्रयास किया उन्होंने कि भारत जो है थोरियम के द्वारा किस तरह विद्युत ऊर्जा को तैयार किया जाता है, इसके जो फॉर्मूलाज है वो तुर्की को बताएं, लेकिन भारत सरकार ने इसका सख्त मनाही कर दी, क्योंकि भारत सरकार ये जानती है कि थोरियम का बहुत ज़्यादा उपयोग परमाणु मिसाइल तैयार करने में भी होता है, और तुर्की के साथ जो गठजोड़ है पाकिस्तान का, कहीं इससे कोई गलत कदम ना उठा ले भारत, इसलिए इसका वो विरोध करता है। तुर्की के साथ बहुत ऐसी घटनाएं भी हैं भारत का जिसमें पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। लगातार कई बार तुर्की और पाकिस्तान के अच्छे संबंध होने के कारण भारत को नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। भारत और तुर्की के बीच 2015 तक 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यापार हो चुका है, और अभी भी उन दोनों के व्यापार में उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। इसलिए अर्दुआन ने यह निश्चय किया कि जब भी दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात होगा वो संतुलित मात्रा में होगा, ताकि दोनों देशों की स्थिति जो है वो सुधारी जा सके। देखिए, तुर्की लगातार भारत के ऊपर विपक्ष से भी हमला करता आया है, जिस तरह उनकी विपक्ष देश हैं, जिसके तहत तुर्की जो है भारत को UN में घेरने का प्रयास करता है कश्मीर मुद्दे में, जहां पर 370 धारा को हटाने और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाने के रूप में कश्मीर और लद्दाख का विरोध तुर्की ने किया था। देखिए, तुर्की आए दिन कतर के लिए भी सऊदी अरब को कई बार धमकाता रहता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है कतर के कुछ क्षेत्र को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की सहायता करता है, वहां अपने जहाज भेजता है और उन्हें बहुत सारे सामान देता है। इस तरह तुर्की यह विश्व को बताना चाहता है कि वो इस्लामिक देश का मैन खलीफा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हर देश को अपना अधिकार है अपने देश में और विश्व में शांति स्थापित करने का, ना कि विश्व में अशांति को बढ़ाने का। तुर्की जिस तरह का काम कर रहा है, देखिए 2017 से 18 के बीच में तुर्की में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक बोल सकते हैं कि वहाँ पर गृह युद्ध जैसे माहौल हो गए थे, जहाँ पर तख्ता पलट की नीति आने वाली थी या तख्ता पलट की जो गतिविधि थी वो तेज होने लगी, जिसमें तुर्की ने अमेरिका के CIA को इसका मैन बोल सकते हैं प्रतिद्वंदी माना और इसकी वजह CIA को बताया।
जिसके तहत तुर्की ने भारत से यह आह्वान किया कि वो अपने क्षेत्र में गुलाम जो मूवमेंट है उसे बंद कर दे, और गुलाम मूवमेंट को बंद करने के लिए भारत पर दबाव डाला, जिसका भारत ने सख्त विरोध किया। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह के मूवमेंट को बंद नहीं कर सकते हैं, ये आपके देश का अपना मुद्दा है, इसके लिए हम अपने देश में अशांति नहीं फैला सकते हैं। इस तरह तुर्की और भारत के बीच लगातार जो है वो टकराव देखा जाता है। देखिए, आने वाले समय में जिस तरह से इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध है, अभी जरूरत है हमारी गवर्नमेंट को और तुर्की की गवर्नमेंट को कि दोनों एक साथ मिल करके हर मुद्दे पर अच्छे से बात करें और दोनों के रिश्ते को सुधार सके, ताकि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश से दोनों देशों के रिश्ते को बर्बाद ना कर पाए। तो आशा करते हैं तुर्की से जुड़े जितने भी तथ्य थे आज आपको सभी समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।